नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। चुनावी तारीखों का ऐलान आज होने ही वाला है। खुल गया है मैदान, अब से फिर बढ़ेगी। आज से सियासी हलचल और ज्यादा तेज हो जाएगी। जी हां, आज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड समेत देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा और चुनाव आयोग ने, यह है इस वक्त की बड़ी खबर, चुनाव आयोग ने सभी 5 राज्यों में चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के बाद यह बड़ा फैसला लिया। सभी राज्यों की अंतिम मतदाता सूची भी प्रकाशित हो चुकी है। चुनाव आयोग ने चुनाव वाले राज्यों में कोरोना के हालात की समीक्षा भी की थी, जिसके बाद आज दोपहर 3:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। सबको इंतजार है चुनावी तारीखों का। आपको बता दें कि यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर में चुनाव होने वाले हैं 5 राज्यों में, और चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनाव आचार संहिता आज से ही लागू हो जाएगी और चुनाव कब और कितने चरण में होगा, यह जानकारी साझा करेगा चुनाव आयोग। और अब तक मिल रही जानकारी के मुताबिक इन 5 से 8 चरणों में राज्यों में चुनाव कराए जा सकते हैं। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए केंद्रीय बलों की 150 कंपनी 10 जनवरी को यूपी में आ जाएंगी और यूपी पुलिस केंद्रीय बलों के साथ संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों को ध्यान में रखते हुए एरिया नॉमिनेशन और फ्लैग मार्च की प्रक्रिया भी शुरू कर देगा। 3:30 बजे का इंतजार है। और ये देखिए, पिछला जो 2017 का रिजल्ट जिस तरीके से रहा था वो अब आपके सामने, जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं। यूपी विधानसभा 2017 में वोट शेयर किस तरीके से रहा। एनडीए 41.35% और एसपी 21%, बीएसपी 22.23% और वहीं कांग्रेस का रहा 6.25%। अदर्स के खाते में गया 8.17%। ये 2017 विधानसभा चुनाव का वोट शेयर है आपकी टीवी स्क्रीन पर। लेकिन 2022 में ये चुनावी जंग है वो बहुत बड़ी हो गई है। इस बार सब कुछ बदल चुका है और बीजेपी और समाजवादी पार्टी में टफ फाइट है। अब आप देखिए यूपी विधानसभा की 403 सीटों में से किसके खाते में कितनी गई। बीजेपी प्लस 325, एसपी के खाते में 47, बीएसपी के खाते में 19 और कांग्रेस के खाते में 7, अदर्स के खाते में 5 गई हैं। ये कुल सीटें 403 और 2017 का ये रिजल्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश का देश का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज्यादा चरणों में चुनाव होगा। लेकिन बार बार हम कह रहे हैं कि इस बार मुद्दे और सिचुएशन, परिस्थितियां बिल्कुल बदल चुकी हैं। 2022 की जंग बड़ी होने जा रही है। किसी भी पार्टी के लिए इस बार आसान नहीं रहने वाला है, क्योंकि एक तरफ गठबंधन है, दूसरी तरफ विकास है। और अब एक नजर जल्दी से पंजाब विधानसभा चुनाव 2017 के रिजल्ट पर डाल लेते हैं। वोट शेयर की सबसे पहले बात करेंगे। कांग्रेस 38.5%, आम आदमी पार्टी 23.72% और श्रोमणी अकाली दल 25.24%। बीजेपी के खाते में गया यहां पर वोट शेयर सबसे कमजोर पार्टी 5.39%। अदर्स के खाते में 7.60%। ये पंजाब का 2017 का वोट शेयर आपकी टीवी स्क्रीन पर। हर राज्य की वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो 2017 में उभर कर आई रिजल्ट के तौर पर कि वोट शेयर कितना था और किसके खाते में कितनी सीटें गई थी। तो पंजाब में 2017 में किसके खाते में कितनी सीटें गई वो जल्दी से अब आपको बता देते हैं। टोटल सीटें जो है 117 है विधानसभा की। कांग्रेस के खाते में 77, आम आदमी पार्टी के खाते में 20, श्रोमणी अकाली दल के खाते में 15, बीजेपी 3 और अदर्स के खाते में गई 2 सीट। पंजाब की लड़ाई भी कई मुद्दों के साथ बहुत बड़ी होती चली जा रही है। इस पर लगातार न्यूज़ 24 की नजर है और 3:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार हो रहा है। इस बार क्या नया होगा, क्योंकि कोरोना भी है, गाइडलाइन नहीं हो सकती हैं और फेजेस को बढ़ाया जा सकता है, कई चरणों में चुनाव हो सकता है। सभी का हम रुख करेंगे। एक बड़ी टीम न्यूज़ 24 की इन चुनावी राज्यों से हमारे साथ जुड़ गई है। 2 खास मेहमान भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। लेकिन सभी को टीवी स्क्रीन पर लाइए अगर मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। और राजीव रंजन नोएडा से हमारे साथ, विनोद जगदाले गोवा का अपडेट हमें करेंगे, अशोक तिवारी लखनऊ से, प्रशांत देव विज्ञान भवन से हमारे साथ मौजूद हैं, कुमार गौरव दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं। और 2 खास मेहमान जो इस चर्चा में जुड़ रहे हैं वो हैं यूपी बीजेपी स्पोक्स पर्सन राकेश त्रिपाठी जी, साथ ही कांग्रेस लीडर सैफ खान जी आपको टीवी स्क्रीन पर नजर भी आ रही हैं। और सबसे पहले प्रशांत देव, मैं आपके पास आ रही हूं, उनको टीवी स्क्रीन पर लाइए। प्रशांत देव, 3:30 बजे का इंतजार किया जा रहा है। चुनावी तारीखों का ऐलान करेगा चुनाव आयोग। आपके पास उससे पहले क्या इनपुट है, क्या बदलाव इस बार देखने को मिल सकता है? चलिए, अभी प्रशांत से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन अशोक तिवारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक तिवारी, आप वहां खड़े हैं,
जो देश का सबसे बड़ा राज्य है और यहां पर जंग बहुत बड़ी होती जा रही है, दिलचस्प होती जा रही है। तो आज चुनावी तारीखों का ऐलान हो जाएगा, क्या मायने हैं, कितनी बड़ी जंग शुरू हो जाएगी, कितनी दिलचस्प हो जाएगी ऐलान के साथ? देखिए विपनेश, सबसे अहम बात तो यह है कि चुनावी तारीखों का ऐलान दोपहर 3:30 बजे होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में पिछले 1.5-2 महीने से आप देखिए कि तो सभी राजनीतिक दल पूरी तरह से इलेक्शन के मोड पर आपको नजर आ रहे होंगे। लगातार जनसभाएं हम लोगों ने देखी उत्तर प्रदेश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम सारे दिग्गज नेताओं ने उत्तर प्रदेश के कोने कोने में जाकर जनसभाएं की। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अपना विजय रथ यात्रा लेकर निकले, वो भी तकरीबन उत्तर प्रदेश के हर एक कोने से होकर गुजर चुके हैं। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती के निर्देश पर सतीश चंद्र मिश्रा पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग सम्मेलन कर रहे हैं, यानी कि जो एक सोशल इंजीनियरिंग का दांव उन्होंने पिछली सरकारों के दौरान किया था, वो इस बार भी वो उस दांव के तहत उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में है। प्रियंका गांधी पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की कमान अपने हाथ में ले चुकी है। वो उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर बेहद संजीदा हैं। लगातार बैठ के उन्होंने की लड़की हूं, लड़ सकती हूं के तहत जो नया नारा कांग्रेस की तरफ से दिया गया, उसके तहत वो लगातार अपने अभियान को आगे बढ़ा रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर जहां बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है ताकि वो दोबारा सत्ता में बनी रहे, दोबारा सत्ता में उसकी वापसी हो जाए, तो अखिलेश यादव के लिए भी एक बड़ी चुनौती है ये उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव की उन्हें दोबारा कैसे उत्तर प्रदेश की सत्ता हासिल हो सके। क्योंकि पिछली बार का जो विधानसभा का चुनाव था उसमें समाजवादी पार्टी का जो आप कह सकते हैं परफॉर्मेंस था वो बहुत बेहतर नहीं था, सीटों की संख्या बहुत कम हो गई थी उनकी। और बहुजन समाज पार्टी के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि वो अपनी सीटों की संख्या में कैसे इजाफा कर पाती है। कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती उत्तर प्रदेश में ये देखी जा रही है कि मौजूदा हालात में अपने संगठन को मजबूत करने के साथ साथ कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जीत सके ताकि आने वाले चुनाव में उसका परफॉर्मेंस और बेहतर हो सके। तो सभी राजनीतिक दलों ने अपना एक बड़ा प्रयोग, अलग प्रयोग उत्तर प्रदेश में चुनाव के लिहाज से किया है। दोपहर 3:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है, लेकिन आप देखिए कि जिस तरह से देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता हुआ देखा जा रहा है, तो वर्चुअली कैसे जनसभाओं को संबोधित करना है, कैसे वर्चुअली जो रैलियां हैं उसको संबोधित करना है, उसके लिए भी एक सेकंड प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है सभी राजनीतिक दलों की तरफ से। आज प्रियंका गांधी दोपहर 3 बजे वर्चुअली एक सभा को भी संबोधित करने वाली है और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी दोपहर 2 बजे वर्चुअली एक सभा का आयोजन किया गया है, जिसको यूपी के प्रभारी आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जो हैं वो संबोधित करने वाले हैं। तो इस बार का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव सभी राजनीतिक दलों के लिए कुछ बेहतर कर पाने की कोशिश की तरफ फिलहाल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और आप देखिए कि सभी राजनीतिक दलों ने, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, आम आदमी पार्टी हो या असदुद्दीन ओवैसी हो, पूरी ताकत के साथ उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जहां पर उनको लगता है कि वो ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं, वहां पर वो पूरी ताकत लगा रहे हैं। और अब दोपहर 3:30 बजे जब चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा तो उसके बाद राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आएंगी। ठीक है अशोक तिवारी, आते हैं आपके पास। प्रशांत देव इलेक्शन कमीशन दफ्तर के बाहर ही मौजूद हैं। प्रशांत देव, आपके पास आ रही हूं। 3:30 बजे के वक्त का इंतजार हर कोई कर रहा है। आज चुनाव आयोग चुनावी तारीखों का ऐलान करने जा रहा है। मेरा सवाल यह है कि हालात परिस्थितियां देखकर क्या बड़े बदलाव हो सकते हैं, उससे पहले इनपुट क्या है आपके पास? देखिए विपनेश, चुनाव आयोग जो है अपने दफ्तर के बजाय विज्ञान भवन में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा 3:30 बजे, जैसा कि ऐलान किया गया है। तो अब सबकी नज़र इस बात पर है कि चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किन किन बातों का ऐलान होता है। हालांकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है, चुनाव को संपन्न कराना सही तरीके से, सारी कमांड, सब कुछ कंट्रोल जो है इस वक्त तारीख ऐलान के बाद चुनाव आयोग के पास होता है। लेकिन इसमें एक बड़ी चुनौती, बड़ी समस्या और बड़ा एक तरीका मैनेजमेंट है कोविड को लेकर, कोरोना को लेकर के है कि जिस तरीके से संख्या बढ़ रही है पूरे देश में और 5 राज्य में जहां चुनाव होने वहां भी किस तरीके से मतदान कराए जाएं कोरोना के प्रभाव को देखते हुए। तो ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त चुनाव आयोग के सामने ये है कि कोरोना में किस तरीके से वो अपना ऐसा मैनेजमेंट रखे कि चुनाव को कराया जा सके। क्योंकि तमाम राजनीतिक दलों ने और जो चुनाव आयोग के बीच में इसके पहले बैठकें हुई थी तमाम अधिकारियों के साथ, उन्होंने कहा था कि चुनाव समय पे होंगे। तो समय पे होंगे इसका मतलब कोई बहुत अच्छी बड़ी तैयारी, नई तैयारी के साथ चुनाव आयोग ने पूरी अपनी तैयारी की है, जिसका ऐलान अभी वो करेगा। तो एक सबसे बड़ी बात यही है कि क्या तारीख जो चुनाव कराए जाएंगे उसको कितने चरणों में होंगे। तो जाहिर सी बात है सबसे बड़ा चुनाव जो उत्तर प्रदेश का होगा, तो उत्तर प्रदेश में कितने चरणों में चुनाव कराए जाएं जिससे कि कोरोना का प्रभाव न हो। उसके अलावा पंजाब है, गोवा है और उत्तराखंड है, मणिपुर है, ये छोटे छोटे राज्य हैं, इसमें कम समय में चुनाव का आयोजन किया जा सकता है। चूंकि उत्तर प्रदेश में और बाकी राज्यों में भी बहुत बड़ी चुनौती सुरक्षा की होती है, लॉ एंड ऑर्डर की होती है और सब कुछ कंट्रोल जो है चुनाव आयोग के हाथ में होता है। ऐसे में
ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी चुनाव आयोग के सामने है, लेकिन इसको कैसे वो मीट आउट करेगा, क्या स्ट्रेटजी उसने बनाई है, उसका खुलासा वो करेगा। और इस पर नज़र तमाम राजनीतिक पार्टियों की भी होगी, क्योंकि जैसे तारीखों का ऐलान होगा उसी के हिसाब से तमाम राजनीतिक दल अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे। हालांकि मैदान में तो तमाम राजनीतिक पार्टियां कूद गई हैं, लेकिन अब वो उन दलों के प्रत्याशी जिनके कंधे पे सब कुछ दारोमदार होगा वो मैदान में उतरेंगे, अपनी बात जनता तक रखेंगे। बिल्कुल प्रशांत, आप सही कह रहे हैं। विज्ञान भवन में चुनावी तारीखों का ऐलान होगा 3:30 बजे और प्रशांत देव वहां पर मौजूद है। मैं आऊंगी आपके पास। राजीव रंजन का सीधे रुख कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, चुनावी तारीखों के सियासी मायने मैं आपसे समझना चाह रही हूं। राजीव, देखिए विपनेश, ये बात ठीक है कि उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के ये बात ठीक है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान आज हो रहा है, लेकिन न्यूज़ 24 देश का एकमात्र चैनल है जो पिछले 3-4 महीनों से देश की इन राज्यों के की चुनावी चर्चा लगातार करते जा रहा है। आज चुनावी तारीखों का जो ऐलान हो रहा है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी 3:30 बजे के पहले मैं आपको दे दूं। देखिए, सारे लोगों की निगाहें इस बात पर लगी है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव की तारीखों का, मैं खाली उत्तर प्रदेश की बात करता हूं कि कितने चरणों में चुनाव होगा। अगर आप देखें 2017 का, मुझे याद है 4 जनवरी 2017 को तारीखों का ऐलान हुआ था। आज 8 जनवरी 2022 है। 5 साल पहले, 4 दिन पहले ऐलान हुआ था। 2017 में 7 चरणों में चुनाव कराया गया था। पहली तारीख जो मतगणना की थी वो 11 फरवरी थी। अंतिम तारीख जो मतगणना की थी वो 8 मार्च थी। आपको पता है कि 2022 की जो होली है वो 19 मार्च को है। तो पहली जानकारी उत्तर प्रदेश के लोगों को मैं यही दे दूं कि चुनाव की पूरी प्रक्रिया इस बार के होली से पहले उत्तर प्रदेश में समाप्त कर दी जाएगी। अगर 8 मार्च है, आप देखिए 4 दिन और जोड़ लीजिए, 12 मार्च, 13 मार्च। मैं एक मोटा कैलकुलेशन बता रहा हूं कि 19 मार्च के पहले उत्तर प्रदेश में चुनाव की सारी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी और 15 फरवरी के आसपास ये प्रक्रिया, पहला चरण का मतदान 14-15 फरवरी के आसपास यानी फरवरी के दूसरे हफ्ते में होगा। आमतौर पर जिस दिन चुनावी आचार संहिता लगती है, जिस दिन चुनाव की तारीखों की घोषणा होती है विपनेश, उससे तकरीबन 45 दिन के बाद पहले दिन मतगणना होती है। 45 दिन का डिफरेंस होता है। तो अगर उससे आप आज देखें 8 तारीख है तो 45 दिन के आसपास अगर आप देखेंगी तो फरवरी के दूसरे हफ्ते के आसपास वो 40 से 45 दिन का जो टाइम पीरियड होता है वो पूरा हो जाता है। तो फरवरी के दूसरे हफ्ते से लेके मार्च के दूसरे हफ्ते में एक कार्यक्रम होगा। 7 चरणों में चुनाव है। और जो मैं इंटरेस्टिंग बात बताना ये चाह रहा हूं कि पिछली बार जो पहले और दूसरे चरण का मतदान था वो यहीं दिल्ली एनसीआर के आसपास जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, जहां से किसान आंदोलन को गति मिली थी, जहां जाट वोटर ज्यादा है, जहां सबसे ज्यादा रण मचने की संभावना उत्तर प्रदेश में है, वो मुजफ्फरनगर, वो मेरठ, वो शामली, वो बागपत, वो मथुरा, वो अलीगढ़ जिले पिछली बार पहले चरण के मतदान में इसी इलाके में मतदान हुआ था। आज ये देखना दिलचस्प होगा कि पहले ही चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तारीखों का ऐलान होता है कि नहीं, मेरठ, बागपत, शामली, क्योंकि इस इलाके के लोगों को अभी बहुत इंतजार भी है चुनाव का और बड़ा घमासान भी होना है। और अगर आप लास्ट फेजेस में देखें तो ये इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से तारीखों का ऐलान जो शुरू हुआ था वो लास्ट में जाते सोनभद्र, जौनपुर और बनारस और मुगलसराय उधर जाकर के लास्ट के फेजेस हुए थे, गाजीपुर के, जो बिहार से सटे इलाके हैं और मध्य प्रदेश से सटे इलाके हैं। तो ये देखना इस बार दिलचस्प होगा कि पहले चरण का मतदान किधर से शुरू होता, उधर से या इधर से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के। दूसरी बात ये कि 2 महीने का ये कार्यक्रम, आज के बाद आचार संहिता लग जाएगी और पहले चरण के मतदान की तारीख को नॉमिनेशन फाइल करने की डेट आ जाएगी और इसी के बाद ये रण तेज हो जाएगा। और दूसरी जो आम लोगों की चिंता है और आम लोगों की जिज्ञासा है वो ये भी पता चलेगा कि कोरोना काल में ये जो 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं ये किस तरह से होंगे, पॉलिटिकल पार्टीज रैलियां कैसे करेंगी, लोग मतदान करने के लिए कैसे जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि वर्चुअल रैली से तो सिर्फ काम नहीं चलेगा। चुनाव आयोग इस बात की घोषणा करेगा कि कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों को फॉलो करते हुए पॉलिटिकल पार्टीज अपनी रैलियां करें। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि पहले चरण का मतदान पिछली बार की तरह पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होता है कि नहीं, उसका ऐलान होता है कि नहीं। ठीक है राजीव, इंतजार कर लेते हैं 3:30 बजे का, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा चुनाव आयोग विज्ञान भवन में और चुनावी तारीखों का ऐलान होगा।
आती हूं आपके पास कुमार गौरव, सीधे चर्चा की शुरुआत करूं उससे पहले आपके पास अब आ रही हूं। बीजेपी के पास इस बार उत्तराखंड में सरकार बचाने की जिम्मेदारी, उत्तर प्रदेश में भी सबसे बड़ा राज्य, टफ फाइट वहां चल रही है, गोवा में भी यही स्थिति है। क्या इनपुट है, क्योंकि तमाम राजनीतिक दल इसी पल का इंतजार कर रहे थे, इसके बाद स्ट्रेटेजी चेंज हो जाएगी पूरी तरीके से? देखिए, जाहिर तौर पे आज चुनाव आयोग का 3:30 में जब ऐलान होगा, उसके बाद कम से कम राजनीतिक जो घोषणाएं जो चुनाव के मद्देनजर इन 5 राज्यों में किए जा रहे थे वो बंद हो जाएगी। 5 राज्यों में 4 राज्यों में 5 राज्यों में जहां चुनाव है वहां के 4 राज्य में बीजेपी की सरकार है। सत्ता बचाना उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी चीज है। योगी आदित्यनाथ को दोबारा सत्ता में वापस आने के लिए बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है। मणिपुर का वही हाल है, उत्तराखंड का वही हाल है और गोवा में इन 4 राज्यों में बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि वापस सत्ता में आए। मुख्य तौर पे देखिए, उत्तर प्रदेश में जो चुनाव है, कोरोना प्रोटोकॉल, चूंकि अब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने का आदेश चुनाव आयोग की तरफ से दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश में चूंकि राजनीतिक दल पहले से भी ये मांग कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में चुनाव समय पे हो, लेकिन जो फेज है वो ज्यादा हो, तो उत्तर प्रदेश में जैसा 7-8 चरणों की बात हो रही है कि 7 या 8 चरणों में वहां चुनाव हो सकते हैं। उसके बाद आप पाए अगर पंजाब में तो 2 चरणों में होंगे, गोवा में 1, मणिपुर में 1 और उत्तराखंड में 2 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। बीजेपी ने भी जब इलेक्शन कमीशन के साथ बैठक हुई थी तो ये सारी बातें की थी। जहां तक चुनावी तैयारियों की बात है, बीजेपी की तरफ से एक खास इस बार सॉफ्टवेयर भी तैयार किया गया है कि जिसके जरिए जो गाड़ियां घूमती थी शहरों में, जो प्रधानमंत्री का रिकॉर्डेड भाषण सुनाती थी, उसके जरिए अब ई वैन के जरिए एक भाषण अगर एक कमरे में हो रहा है तो वो राज्य के कई हिस्सों में गाड़ियों पे सजीव प्रसारण, उसका लाइव प्रसारण भी किया जा सकेगा। यानी कि कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने अपनी पूरी तैयारी पहले से की है। और हाँ, कोशिश उनकी यही है, मेहनत इसलिए है और बड़ी रैलियां होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रधानमंत्री समेत कुछ लोगों की बड़ी रैलियां होंगी, लेकिन उसमें कोविड नियमों का पालन किया जाएगा। चूंकि बीजेपी और तमाम राजनीतिक दल पहले से खुद ही, आप उत्तर प्रदेश में देखें, प्रधानमंत्री की एक सभा थी उसको रद्द कर दिया गया, योगी की सभाएं रद्द हुई। उत्तराखंड जो बीजेपी शासित राज्य है वहां 16 जनवरी तक राजनीतिक कार्यक्रमों पे पहले से ही रोक है। तो कहीं ना कहीं रिस्ट्रेंट दिखाया जा रहा है सरकारों की तरफ और राजनीतिक दलों की तरफ से। तो कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से भी चुनाव की पूरी रणनीति बीजेपी ने तैयार की है और बाकी राजनीतिक दलों ने तैयार की है। ये क्या प्रोटोकॉल्स है, क्या पिछली बार बंगाल चुनाव या बाकी कोरोना काल में जहां भी चुनाव हुए उन राज्यों से अलग होगा, ये 3:30 में पता चलेगा कि क्या इस बार कुछ ढील है या कुछ और सख्ती है। क्योंकि चुनाव आयोग ने चुनाव लड़ने के लिए जो पैसे पहले दिए अलाउड थे कि 28 लाख में विधायक चुनाव लड़ सकता है, अब 40 लाख में लड़ सकता है। तो हो सकता है कि इन पैसों को अगर कोरोना काल में ऑनलाइन के जरिए और बाकी जो भी अलग माध्यम है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे उनको खर्च करने की अनुमति मिलती है, कितनी मिलती है, तो इस पे हम लोगों की नजर होगी कि चुनाव आयोग आखिर किस तरह के कड़े नियम कानून इस बार लागू करता है या फिर पिछली बार की तरह ढीला ढाला जो ऑर्डर दे दिया फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसी तरह का माहौल चलता है। चलिए इंतजार कर लेते हैं कुमार गौरव, सभी 3:30 बजे का इंतजार कर रहे हैं, टकटकी लगाए, सबकी नजर विज्ञान भवन पर ही है। राकेश त्रिपाठी जी, चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ अब तो बीजेपी की स्ट्रेटेजी चुनाव की बदल जाएगी पूरी तरीके से, और खासतौर पर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो चुनाव जीतेंगे आप, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, आप कह रहे हैं चुनौती तो है ही, लेकिन दूसरी तरफ इस वक्त जो हालात हैं कोरोना को लेकर उत्तर प्रदेश में, लोगों की जान, उनकी सुरक्षा, उनको बचाए रखना, साथ में यह भी जिम्मेदारी आपकी ही है। देखिए, लोकतंत्र में चुनाव एक उत्सव की तरह होते हैं, लेकिन ये बात सही है कि ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच में, कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच में सुरक्षित तौर पर चुनाव हो, ये चुनाव आयोग की भी जिम्मेदारी है और राज्य की सरकारों के नाते ये हमारी भी जिम्मेदारी है और सबसे बड़े राजनीतिक दल के तौर पर भी ये हमारी जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के जो भी नियम होंगे हम उन नियमों का अक्षरशः पालन करेंगे। लेकिन ये बात सही है कि जिस तरह की आज तैयारी होनी चाहिए राजनीतिक दल की, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारी पूरी कर रखी है। अगर डिजिटल तरीके से, वर्चुअल तरीके से जाना होगा तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। बड़ी रैलियां अगर होने की संभावना बनेगी, अगर उसके लिए विश्लेषक और उसके लिए एक्सपर्ट अगर सुझाव करेंगे तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी अहर्निश काम करने वाला राजनीतिक संगठन है, हम लगातार तैयारी करते रहे हैं। आज चिंता उनके लिए है जिन्होंने पाठ्यक्रम की पढ़ाई अपने पूरे कार्यकाल में नहीं की है और आज अचानक जब पेपर देना हुआ है तो वो जल्दी जल्दी रिवीजन करने की कोशिश में है, पाठ्यक्रम पढ़ने की तैयारी में है, उनके लिए समस्याएं होंगी। लेकिन हम जनता के साथ निरंतर संवाद में रहे हैं,
हम जनता के साथ निरंतर उनके साथ संपर्क में रहे हैं, इसलिए हमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।